लिव इन रिलेशनशिप कितना सही कितना गलत? क्या देश में कभी नॉर्मल हो पाएगा लिव इन? दोस्तों, बीते दिनों दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर के बाद से ही बहुत सी चीजों पर बातें होने लगी हैं कि कैसे कोई इतना बुरा बर्ताव किसी इंसान के साथ कर सकता है। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा बात इस बात पर होने लगी कि आजकल के समाज में बढ़ते रिलेशनशिप के मामले में जो ये लिव इन रिलेशनशिप का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे समाज पर कितने नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। नेगेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज के स्तर पर आज लिव इन रिलेशनशिप को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो क्या है असली माहौल और कानून की तरफ से क्या क्या अधिकार दिए गए हैं ऐसे रिलेशनशिप को, ये सब आज हम आपको बताएंगे। और इस बात पर भी फोकस करेंगे कि लिव इन क्या इस तेजी से डेवलप होते हुए देश के लिए सही है या नहीं। क्या है लिव इन रिलेशनशिप? जैसा कि आप सबको भी पता ही होगा कि आज के समय में लिव इन का मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप से है जिसमें दो लोग जो एक दूसरे के साथ रोमांटिकली या सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में वो अगर एक साथ रहने लगते हैं तो इसे ही लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण आजादी है, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप अपने लिए एम्बिशन रखने वाले लोगों के लिए रामबाण बन गया है। अब आप भले ही भारत में इस तरह के रिलेशनशिप को वेस्ट का इम्पैक्ट समझे, लेकिन अगर आप इंडिया के वैदिक एरा में जाएंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि लिव इन उस दौर के समाज में भी देखने को मिलता था। दरअसल ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को धरती पर मनुष्य के जीवन के लिए कुछ नियम बनाने के लिए भेजा था। इन्हीं मनु ने 1000 पन्नों के ग्रंथ को लिखा जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, जो आज के समय में एक विवादित किताब भी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जातिगत भेदभाव और मिसोगनी को नॉर्मल दिखाया गया है। लेकिन बात हम उस दौर की कर रहे हैं, इसलिए इस मनुस्मृति में मनुष्यों के लिए तब तक कुछ सामाजिक नियम बनाए गए थे। इस किताब में हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह कर सकता है। लेकिन इन सब में अगर आप देखें तो गंधर्व विवाह एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इस तरह की शादी में किसी भी तरह की रस्में और पूजा पाठ या सिंदूर और मंगलसूत्र की जगह सिर्फ मन में अपना पति या पत्नी मान लेने के बारे में कहा गया है। यानी परिवार की सहमति के बिना जब कोई लड़की और लड़का आपसी सहमति से विवाह कर लें या बिना विवाह के साथ रहने लगे तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। सदियों पहले दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के ही पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब आप सोचिए कि जिस देश का नाम ही एक ऐसे इंसान के नाम पर है जिनके माँ बाप ने उन्हें बिना किसी शादी के और समाज के दबाव के पैदा किया था। आज उसी देश ने ऐसा करने वाले किसी भी कपल को पहले तो मकान मालिक घर नहीं देते हैं, कंपनियां नौकरी नहीं देती हैं, और अगर गलती से बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया तो उसे नाजायज औलाद वाली फिल्मी गाली भी देते रहते हैं। खैर, इस तरह से देखें तो लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत सदियों पहले भारत में ही हुई थी। चलिए बातें अपने अगले सवाल पर। क्यों बढ़ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के मामले? दोस्तों, समाज में तेजी से फैले इस रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि कुछ साल पहले तक समाज में ब्रेकअप यानी कि तलाक एक्सेप्टेबल नहीं होता था और उसे समाज में महज एक टैबू की तरह ही देखा जाता था। ऐसे समाज में हम बहुत से कपल्स को एक साथ रहते हुए देखते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे ही वो दोनों लोग बिना किसी लगाव और प्रेम के एक अलग जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अलग होने से बच्चों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतिहास में अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं तो पुरानी पीढ़ी में महिलाएं अक्सर ये सब सहती थी और ऊपर से उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता था, और ये बात बहुत नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही समाज ने एक करवट ली और लड़कियों की स्थिति थोड़ी एम्पावर्ड होने लगी, वैसे ही लड़कियों को एक इंडिपेंडेंस मिलने लगी, जिसके दम पर वो अपने पैरों पर खड़े होने के साथ ही साथ अपने जीवन में शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये सब भी तय करने लगी। इसीलिए आज के कपल्स लिव इन रिलेशनशिप पर विचार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जीवन में एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक सामाजिक बंधन यानी शादी में बंधने से पहले एक दूसरे की आदतों को समझने के लिए, एक दूसरे के बर्ताव को बर्दाश्त करने के लिए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक बार बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में इस अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाया जा सके। अब ऐसा हुआ कैसे, जरा उसे भी समझें। तो जैसे जैसे लोगों के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करने की तकनीक स्ट्रांग होती गई, तब से ही लोग बाहर यानी सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर से रूबरू होने लगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वेस्ट में जो भी कल्चर है वो इस बात पर बेस्ड है कि उसमें हर एक इंसान की पर्सनल सोच, चाहत और आजादी किस बात में है, और वो लोग उसी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
ऐसे में जब इस तरह के कल्चर को किसी ऐसे देश में लोग देखते हैं जिन्हें सामाजिक और नैतिक दबाव में रखा गया है, तो उनका दिमाग ये फ्रीडम चाहने लगता है और उसी के कारण आज के नए लोगों को वेस्ट का कल्चर बहुत ही अपीलिंग लगने लगा है। और अगर वहाँ पर रिलेशनशिप की बात करें तो आपको हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर कई सीरीज और न्यूज में ये देखने को मिल जाता होगा कि वहाँ पर शादी बस नाम के लिए ही है, वरना वहाँ पर कौन किसके साथ कैसे रहता है और उस रहने में उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी उन्हें समाज से कोई विरोध या बहिष्कार नहीं झेलना पड़ता है, ना ही उन्हें अपने अधिकारों को पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज भी अगर हम भारत में देखें तो आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं उससे भले ही किसी का कुछ लेना देना ना हो, लेकिन पूरा समाज उसमें अपनी पूरी राय जरूर देगा और अगर काम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपको दिव्य ज्ञान के साथ साथ गाली भी देता है। इसके बावजूद भी लोग नए सिरे से इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में खुद को ला रहे हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम है। अब अगर आप भारत का मैप लेकर उन पॉइंट्स को मार्क करें जहां पर लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होने लगा है और वहां के लोग थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं, तो आपको वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और गुरुग्राम जैसे शहर मिलेंगे। आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट बिहार के किसी छोटे शहर या एमपी के गांव में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबकि पहले हमने जिन बड़े शहरों का नाम लिया वो इंडिया की जीडीपी में एक बड़ा रोल निभाती हैं और इसीलिए यहाँ पर लोग थोड़े ओपन माइंडेड जरूर हुए हैं, लेकिन ये ओपन माइंडेड तुरंत ही श्रद्धा और आफ्ताब जैसे केस पर आकर सिकुड़ने लगता है कि क्या हो कि समाज में अगर ऐसी घटनाएं इस तरह के कल्चर से फैलने लगे। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आज अगर आप शादी करते हो तो आपकी लाइफ बाउंड बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी मिल ही जाती है ना। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ रहने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक डर जरूर महसूस होता रहता है कि आपके पार्टनर के साथ आप कैसे रहेंगे, उसकी आदतें, उसकी हरकतें जो आपके लिए पहले रोमांटिक थी वो कहीं बदल ना जाए और आप उसके साथ परेशान न रहने लगे। यही सोच, यही डर कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी होने को मजबूर करता है। अगर आप दूसरे पॉइंट पर आएं तो इस तरह के रिलेशनशिप में दोनों लोगों की फैमिलीज का सपोर्ट ज्यादातर मामलों में नहीं होता और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर जब उनकी जरूरत होती है तो वो आपके पास नहीं होते हैं, जिससे एक दिमागी तौर पर आप इमोशनली कमजोर होते हैं और उसका असर सामने वाले पार्टनर पर पड़ता है, क्योंकि आप उसी से एक प्रेमी और पूरी की पूरी फैमिली दोनों का सपोर्ट एक्सपेक्ट करने लगते हो, जिससे दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ जाती है। अब अगर तीसरे और सबसे जरूरी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो वही पॉइंट है जिस पर ये रिलेशनशिप सही ठहराया जाता है, वो है फ्री टू गो। यानी अगर दो लोगों में से किसी एक का नहीं रहने का मन होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो चुका होता है, तो ऐसे में अगर पहला वाला इंसान चला जाता है तो इसका सीधा और नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे इंसान पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसे किसी तरह से लीगली रोक सके। और इंडिया में ऐसे मामले कितने आम हैं, ये आप अपने दोस्त से ही पूछ लीजिएगा। अब अगर इसके लीगल पॉइंट पर आए कि लिव इन में रहने वालों को क्या क्या अधिकार कानून की तरफ से दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप बालिग हैं तो आपके लिए या किसी के लिए भी लिव इन किसी भी तरह से इलीगल नहीं है, यानी आपके खिलाफ ऐसे किसी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि एडल्ट होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आजाद है। इस फैसले के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। अदालत ने कहा था कि कुछ लोगों की नजर में इसे अनएथिकल माने जाने के बावजूद ऐसे रिश्ते में रहना कोई अपराध नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ये कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में सामाजिक ढांचे में शादी अहम है, लेकिन कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते और प्री मैरिटल सेक्स को सही मानते हैं, तो कानून उसकी इज्जत करता है। बात अगर महिलाओं की करें तो जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, अगर वो किसी भी तरह की हिंसा को झेल रही हैं, तो आपको बता दें कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत ये हिंसा भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगी और किसी भी तरह से प्रताड़ित किए जाने पर वो अपने पार्टनर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करा सकती है। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और उसके पार्टनर और उस महिला के बच्चे होते हैं, तो महिला को भले ही पार्टनर की संपत्ति में कोई अधिकार ना मिले, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बच्चे को एक शादीशुदा दंपत्ति के बच्चे की जितना ही अधिकार मिलते हैं। तो ये तो हो गई कानूनी अधिकारों की बात, लेकिन आज भी इन सब के बावजूद इस तरह के रिलेशनशिप को समाज में जगह नहीं मिलने वाली और आफ्ताब जैसे लोग जब तक इस समाज में रहेंगे वो लोगों को कभी ओपन माइंडेड होने भी नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें